हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। एमफिल पीएचडी की एडमिशन प्रोसेस, इंटरव्यूज़, उनके लिए अपडेट्स जो वो सब थोड़े दिन से मैं कंटिन्यूस वीडियोस डाल रही हूँ अपने चैनल पे। होपफुली सबको कुछ हेल्प मिल रही होगी। जितने भी कमेंट्स आते हैं या क्वेश्चंस आते हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनको टाइमली रिप्लाई कर पाऊँ। कल मैंने काफ़ी सारी अपडेट्स डाली थी, 5 डिपार्टमेंट के बारे में अपडेट्स के लिए 4-5 वीडियोस डाली थी। जियोलॉजी डिपार्टमेंट की वेबसाइट इज़ नॉट वर्किंग, सो मैंने काफ़ी कोशिश करी वहाँ तक अप्रोच करने की। आप प्लीज़, मैं आप सबको, जियोलॉजी के कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि आप नोडल ऑफिसर्स को कॉल करो। जिन जिन डिपार्टमेंट्स के रिज़ल्ट्स जो हैं अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं या कहीं कैंडिडेट्स के लिस्ट नहीं आई है, वो एक बार अपने नोडल ऑफिसर्स को कॉल करो। जो नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट है, आपको मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ कि यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट मेंशन करी गई है। जब आप उस पर देख सकते हो, यहाँ पे जब आप जाते हो, यहाँ पे एडमिशन नोटिसेज हैं, लिस्ट ऑफ पीएचडी नोडल ऑफिसर्स हैं। यहाँ पे आप अपने अपने डिपार्टमेंट के नंबर्स पे कॉल करें ना अपने प्रोफेसर्स को, और ईमेल्स करो उनको। बार बार ईमेल करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। उनसे पूछो कि हमारा इंटरव्यू कब तक है, हमारी लिस्ट अपडेट नहीं हुई है। आप उनसे क्वेरीज करो, ठीक है। और हम कोई ऑथराइज्ड पर्सन्स तो नहीं है ना कि हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट हमारे तक पहुंच जाएगी। हम भी देखते हैं, ढूंढते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। तो जहाँ हमें भी नहीं मिल पा रही, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप अपने लेवल पे भी एक बार ट्राई करो कि आप इन नंबर्स पे कॉल्स करो, इनको ईमेल्स करो, ट्राई करो उन तक अप्रोच करने की। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है नोडल ऑफिसर्स को कॉल करना। दैट इज़ योर थिंग। आप अपने बारे में अपडेट लेना चाहते हो, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, आपकी इंटरव्यू के बारे में आप चांस मिस नहीं करना चाहते हो ऑब्वियसली, तो ये आपका राइट बनता है। इसलिए इसको बड़े विदाउट हेजिटेशन आप आराम से उनको कॉल करके अपनी इंटरव्यू के बारे में डिटेल में पूछो, ठीक है। और ये सारे नंबर्स ये देख लो, सारे डिपार्टमेंट्स के हैं। और बाकी जो भी अपडेट हम यहाँ पे ही एडमिशन नोटिस में ही मिलती है। अगर मैं पीएचडी वाले पे जाती हूँ तो वही अरेबिक का है, बुद्धिस्ट का है, इंग्लिश का है, मतलब ये सारे डिपार्टमेंट्स का है, साइकोलॉजी, पंजाबी। अभी भी इसमें जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कॉमर्स का, अभी नहीं मेरे पास कोई अपडेशन है ऑपरेशनल रिसर्च का और जियोलॉजी का। जियोग्राफी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके जो भी डिटेल मैंने दी थी कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए मैं यही बता रही हूँ कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही हो बचती है कि हम उसको कॉल करके उनको पता करें या ईमेल आईडी से पता कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारे पास ऑप्शन है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ओके। ये देखिए, कुछ कुछ वेबसाइट्स जो ओपन ही नहीं हो रही। मैंने अभी आपके सामने ट्राई किया, जियोलॉजी की भी नहीं हो रही थी, अब जियोग्राफी का भी जो काम है, तो कई बार सर्वर की प्रॉब्लम होती है, कई बार कुछ भी। आप इसमें वो मत करो, आप जस्ट कॉल करो और पता करो उसके बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो अभी मैंने आपसे आज बात करनी थी वो थी रिसर्च प्रपोजल के बारे में। रिसर्च प्रपोजल के बारे में कि आपको कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है, कैसे देना है। मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स उनकी तो हो भी चुकी हैं इंटरव्यूज़ ना, कुछ 4-5 डिपार्टमेंट्स की तो। और अभी कुछ की चल रही हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की आज है ऑफलाइन मोड वालों की, और कल से ऑनलाइन मोड वालों की स्टार्ट हो जाएंगी 15, 16 एंड 17 को। और बाकी डिपार्टमेंट्स की आफ्टर 20 भी है। तो उसमें सबसे पहले ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रिसर्च प्रपोजल के बारे में मैंने बतानी थी। देखो, जेएनयू का जो एक्सपीरियंस रहा है या बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ से एक ही चीज़ सीखी है कि रिसर्च प्रपोजल तो ऑब्वियसली अच्छा होना ही चाहिए, बट साथ साथ में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप उसको जस्टिफाई ही नहीं कर पाते तो रिसर्च प्रपोजल का कोई काम नहीं है। अगर आपको उस पर अच्छे से नॉलेज है उसके बारे में जो आपने बनाया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो दैट मीन्स अगर आपकी कमांड है तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर ही पाते हो। अब यहाँ पे हम रिसर्च प्रपोजल पे ज़्यादा बात करते हैं। सबसे पहले टाइटल होता है एवरीबडी नोज़, ऑथर का नेम आएगा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम आएगा, आपकी ईमेल आईडी आएगी।
फॉर्मेट हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई स्पेशल नहीं इन्होंने मेंशन किया हुआ। किसी किसी डिपार्टमेंट में बताया है कि टाइम्स न्यू रोमन में आपने देना है, 12 आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है 14 जो मेन टाइटल होता है और 12 जो होते हैं उसके सब टाइटल्स या उसके जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है, लिखना टाइम्स न्यू रोमन में ही होता है। 12 जो आपकी राइटिंग प्रॉपर सारा जो पैराग्राफ्स एंड एवरीथिंग वो 12 में आएगा। ठीक है, आप 12 में ही बोल्ड कर सकते हो सब टाइटल्स को, और मेन टाइटल को आप 14 पे रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, ये फ़ॉन्ट्स वगैरह तो सब सेट हो जाते हैं, इसमें कोई वरी की बात नहीं होती। आपको APA फॉर्मेट जो आपका रेफरेंसेस का होता है उसको भी आपको ध्यान से देखना होता है कि वो उसमें भी आपकी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी, जिन चीज़ों पे हमें बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी है, एक तो आपका आएगा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अभी हम पहले सबसे पहले बात करते हैं, टाइटल हमारा हो गया। एब्स्ट्रैक्ट में हमने जो भी अपना पूरा वो देना होता है आपको, ये तो मेनली आप रिसर्च पेपर में यूज़ करते हो एब्स्ट्रैक्ट। इसमें आपको एक ब्रीफ आइडिया देना होता है और उसके बाद आपको 4-5 कीवर्ड्स देने होते हैं। तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको इंट्रोडक्शन देनी है, और कीवर्ड्स अगर आप देते हो तो आप 4-5 वर्ड्स ही देते हो कीवर्ड्स को। अब इंट्रोडक्शन में, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिसर्च पेपर नहीं है, हमारा सिनॉप्सिस है, तो टाइटल के बाद आप डायरेक्टली इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। आप अपना सिंगल पैराग्राफ में उसको इंट्रोड्यूस करते हो, या कुछ एक पैराग्राफ लिख के उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हो। तो डेफिनेशंस बीच में आप ऐड ऑन करते हो, डेफिनेशंस को अच्छे से, अगर आप कोई भी डेफिनेशन ऐड ऑन करते हो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, आपके रेफरेंसेस में इंक्लूडेड है, आपके रिव्यू में इंक्लूडेड है, तो उस पर ध्यान से फोकस रखना और पढ़ के जाना कि क्या डेफिनेशंस आपने ऐड ऑन करी हैं और उसका आपकी स्टडी में क्या कंट्रीब्यूशन है। और बाकी आपको बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये भी नहीं है प्रॉपर कि आपको 3500 का बनाना है, 4000 वर्ड्स का बनाना है, या 5000 का बनाना है, या 1500 वर्ड्स का बनाना है। तो कहने का मतलब एक स्टैंडर्ड साइज़ में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, जितनी आपकी स्टडी डिमांड करती है, बट नॉट मोर देन 7 पेजेस प्लीज़। इसको ट्राई किया करो कि इससे कम ही रहे, या इतने में कंप्लीट हो। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स कोई भी स्टडी उठा के कुछ भी कैसे भी लिख के कॉपी पेस्ट करके या यहाँ पे मात खाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। तो अगर आप रिव्यू कोई भी लिख रहे हो, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ के जाना। सिमिलरली रेफरेंसेस अगर कोई भी लिख रहे हो तो उसके बारे में ध्यान से देखना कि आपने उसमें से कौन कौन सी स्टडीज़ उठाई हैं, क्यों उठाई हैं, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो प्लीज़ पढ़ के जाना। तो रेफरेंसेस का पार्ट हो गया आपका और रिव्यू का पार्ट हो गया, इसको ध्यान से देखना। इसमें से ज़रूर क्वेरीज होती हैं। जब आप पूछते हो कि जी हमें रिसर्च प्रपोजल के साथ इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, यही कुछ पूछा जाता है। जब आप रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करते हो, आपकी कमियाँ उसी टाइम वो देख लेते हैं कहाँ से आप थोड़े ढीले हुए और उन्होंने क्वेरी स्टार्ट कर दी। अगर आपकी कमांड है उस पर, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो तो फिर उस तरह की क्वेरीज होती हैं। तो हम इंटरव्यू, मेरा ये सोचना है पर्सनली, मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंगली, कि इंटरव्यूअर नहीं लेता, इंटरव्यूअर वो इंटरव्यू लेता है जो हम उसको देने देते हैं। ठीक है ना, तो मतलब आप अगर इंटरव्यूअर को समझने में टाइम लगा रहे हो, या आप उनको टाइम दे रहे हो फटाफट से क्वेरीज क्रिएट करने की, और आप अपनी इंटरव्यू को खुद ही उनको एक पाथ दे रहे हो कि यहाँ से वो आपको और ज़्यादा पकड़ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, तो वो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे देते हो, और अगर आपका हर चीज़ में, जैसे रिव्यू में आपकी पकड़ है अच्छी, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस में आप कहीं मात नहीं खाते, आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हो, आपके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, देर आर वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड फॉर योर रिसर्च, तो आप वहाँ पे किसी तरह की क्वेरी को भी हैंडल कर जाओगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, इन पे आपका अच्छा काम होना चाहिए। आपका रिसर्च जो है, जो आप करना चाह रहे हो, जो आपका टाइटल है, जो आपकी स्टडी है, उसको आप कौन से ऑब्जेक्टिव्स के तहत रख रहे हो और किस तरह से आप उसको कंडक्ट करोगे पूरे रिसर्च को, ये क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में। हाइपोथेसिस जो हम फॉर्मुलेट करते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आपके, टू द पॉइंट होने चाहिए आपके।
डिलिमिटेशंस ऑफ स्टडी जब हम देते हैं सैम्पलिंग में ही, जब हम बताते हैं कि ये हमारा जो रिसर्च है वो 400 की पॉपुलेशन तक ही डिलिमिटेड रहेगा, इस तरह से मतलब आप डिलिमिटेशंस दे भी सकते हो। अदरवाइज आप कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं, सैम्पल में यानी कि मेथड्स एंड मेथडोलॉजी में ही सारा कुछ इंक्लूड कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ए स्मार्ट मूव। आप मेथडोलॉजी में ही सब कुछ, मेथड्स में ही सब कुछ इंक्लूड करके इकट्ठा एक साथ बना देते हो। मेथडोलॉजी में ही आप टूल्स को भी इंक्लूड कर लेते हो। ये मैंने वैसे सेग्रीगेट करके लिखा है, बट वैसे आप इसको इकट्ठा मेथडोलॉजी में ही ऐड ऑन कर सकते हो। सैम्पलिंग जो आपकी रहेगी, कोटा सैम्पलिंग, कैसी सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड, एवरीथिंग जो भी आप मेंशन करना चाहते हो, ब्लॉक डिज़ाइन से या कुछ भी जो भी है, ठीक है, तो वो आप मेथडोलॉजी में सारा इंट्रोड्यूस कर सकते हो एक पैराग्राफ में, ठीक है। उसको आप थोड़ी सी गैप देके फिर आप एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा पे आते हो। उसमें अगर आपको टेबल्स बनाने हैं, अगर सपोज़ किसी की साइंटिफिक रिपोर्ट है, साइंटिफिक रिसर्च है, आप टेबल के फॉर्म में उसका कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो या इस तरह से आप कंडक्ट करोगे, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुली टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हो और टेबल 4.1 दे के फिर उसके बारे में थोड़ी सी लिटिल एक्सप्लेनेशन ऐड ऑन कर सकते हो। फिर आप टेबल 4.2 दे रहे हो, क्योंकि अगर फोर्थ में है नंबर आपका, मतलब नंबरिंग इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और उसके बाद आप टेबल्स की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इन शॉर्ट, क्यों, ताकि उनको पढ़ने में भी मज़ा आए। शॉर्ट चीज़ ज़्यादा इजीली पढ़ी जाती है, बहुत डिटेल्ड जब होती है, क्योंकि देखो आपको बोला गया है ना कि आप 8-10 कॉपीज़ अपने रिसर्च प्रपोजल की लेके आओ। तो जब इंटरव्यूअर्स के हाथ में आपका प्रपोजल होता है, तो अगर वो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ, छोटी छोटी टर्म्स वो लिखी हुई, तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जब आपका टू द पॉइंट जो हर चीज़ लिखी होती है और शॉर्ट में लिखी होती है, तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुली उनको समझ आता है, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो जो आपका मेन आइडिया है उसी को आर्टिकुलेट करके, ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट करके अपने प्रपोजल को बना के रखो प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट कंक्लूजन के पार्ट पे आते हैं। कंक्लूजन में आप अपने रिजल्ट्स बताते हो। रिजल्ट्स को हमेशा इस तरह से भी आप बताओगे साथ में, क्योंकि कई बार तो हम इसमें डाल देते हैं ना कि कंट्रीब्यूशन इन या फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टडी, व्हाटएवर जो भी आप हेडिंग देना चाहते हो, वो आपके प्रोफेसर्स आपको गाइड करते हैं। आप अकॉर्डिंगली जिनको आप अपना मेंटोर मानते हो, उनके हिसाब से आप अपना जो भी उनको क्रॉस चेक करवाते हो अपना प्रपोजल, तो उसमें आप उनके अकॉर्डिंगली भी हेडिंग और जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आपके आर्टिकल या आपके पेपर के हिसाब से, सिनॉप्सिस के हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हो। रिजल्ट्स को कौन से रिजल्ट्स को कैसे सपोर्ट मिल रही है, सपोर्टेड बाय रिजल्ट्स ऑफ दीज स्टडीज़ एंड ऑल, वो मेंशन कर सकते हो। रिजल्ट्स विल बी हेल्पफुल फॉर, मतलब ये फ्यूचर कंटेक्ट्स के स्केल पे कैसे, मतलब ये हमारे हेल्पफुल रहेंगे, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। बस शॉर्ट में करो, ताकि उनको पूरा आइडिया मिल जाए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू शो और व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इन फ्यूचर। तो ये है। अब रेफरेंसेस की बात आ गई। रेफरेंसेस को एपीए फॉर्मेट में जो आपका नया है उसको देख लेना ध्यान से, फिर उसके बाद रेफरेंसेस को लिखना। मैंने तो ये बहुत पहले का ही एक ही प्रपोज़ल का ये फॉर्मेट सा बनाया हुआ था, जस्ट अभी आपको जल्दी वीडियो एक देने के लिए। तो इस पे आप ध्यान से काम करना, रिव्यू पे और रेफरेंसेस पे, बिब्लियोग्राफी भी आप बोलते हो, इस पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपने कौन कौन सी रीसेंट स्टडीज़ पढ़ी हैं? जब मेरा जेएनयू में इंटरव्यू हुआ था, मुझे पूछा गया था कि आपने वुमेन स्टडीज़ पे कौन कौन सी अभी रीडिंग्स दी हैं, और कौन कौन से आपके पेपर अगर पब्लिश हैं तो कौन कौन से हैं, अभी आप वुमेन स्टडीज़ में क्या पढ़ रहे हो। तो एवरीथिंग वॉज देयर इन माई माइंड, जो मैंने उनको आंसर दिया है उस टाइम। अभी इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे कि अभी क्या चल रहा है। जेएनयू के रिज़ल्ट पे काफ़ी अभी पंगा चल रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट्स और कुछ वो रोल में आ रहे हैं जिनके मार्क्स कम लगे हैं, उस पर हम फिर बात करते हैं। अभी मैं ये वीडियो लंबी नहीं करना चाहती। तो रिसर्च प्रपोजल पे यही है कि अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा है, चाहे आप ऑफलाइन दे रहे हो या आप ऑनलाइन दे रहे हो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। और कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हुई, कई बार क्या होता है हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना चली जाए इसलिए शॉर्ट में बताते हैं, कुछ ना
पता चले, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में